बीजेपी की 38 पार्टियों की बैठक में क्या फैसला लिया गया फाइनली कि कौन बनेगा सत्ता का भागीदार? महागठबंधन की मीटिंग क्या हो गई? एनडीए ने भी अपनी पार्टियों में जान फूंकने की ठान ली। कांग्रेस, आरजेडी, सपा और तृणमूल समेत 26 दलों ने बीजेपी के खिलाफ एक साथ होकर के अपने कॉमन एनिमी यानी कि बीजेपी से लड़ाई लड़ने की बात कही है। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो आज इस वीडियो में हमारे सवाल भी इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेंगे। 38 दलों के महाजुटान के बीच सियासी गलियारों में बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या बीजेपी इन दलों को केंद्र की सत्ता में भी भागीदारी देगी? अगर हाँ, तो किन किन दलों को मोदी कैबिनेट के संभावित फेरबदल में जगह मिल सकती है? ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे और गहराई में जाना होगा। एनडीए के गठन की बात करते हैं तो जी, वाजपेयी और जॉर्ज ने किया था एनडीए का गठन। साल 1996 में 13 दिन के अंदर अंदर सरकार गिर जाने के बाद बीजेपी को भी सहयोगियों की जरूरत महसूस हुई। 1998 में समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाने की कवायद शुरू की। उस वक्त 16 दलों के साथ बीजेपी रही। 261 सीटों पर तब एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी। वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने में सफल भी रहे, लेकिन जयललिता के दबाव में 13 महीने के अंदर अंदर ही सरकार गिर गई। 1999 में फिर चुनाव हुए और इस बार 24 दल एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किए। इसका फायदा भी एनडीए को हुआ और 302 सीटों पर जीत दर्ज की। वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने पूरे 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया। एनडीए का उस वक्त साझा मैनिफेस्टो जारी हुआ था। सभी दलों से कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। हालांकि 2004 में एनडीए को हार मिली और फिर इसमें बिखराव यानी कि टूटन शुरू हुई। 2014 में फिर से एनडीए में जान फूंकने की कोशिश शुरू हुई। 23 दलों के साथ मिलकर के बीजेपी चुनाव लड़ी। इस बार बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने में कामयाब रही। पार्टी ने केंद्र की सत्ता में अनुपातित भागीदारी देने की बजाय सांकेतिक भागीदारी यानी कि टोकनिज्म देना शुरू किया। उसके बाद से ही एनडीए में टूट शुरू हो गई। कई बड़े और पुराने दल छोड़ गए। इसमें जेडीयू, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल का नाम प्रमुख है। तो पहले भी एनडीए में भागीदारी पर टूट हो चुकी है। मगर मोदी कैबिनेट में अभी किन दलों को मिल सकती है जगह, उस पर बात करते हैं। तो साल 2021 में मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। उस वक्त 4 सहयोगी दल को सरकार में शामिल किया गया था। जेडीयू से आरसीपी सिंह और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति पारस कैबिनेट मंत्री और अपना दल से अनुप्रिया पटेल और आरपीआई से रामदास अठावले राज्य बने थे। साल 2022 में आरसीपी सिंह को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ गया। वर्तमान में पशुपति पारस, रामदास अठावले और अनुप्रिया पटेल की घटक दल के कोटे से सरकार में शामिल है। पारस के पास फूड प्रोसेसिंग, अठावले के पास सोशल जस्टिस जो कि स्टेट लेवल पर है और पटेल के पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टेट लेवल विभाग की जिम्मेदारी पहुंची। तो क्या मोदी कैबिनेट में एनडीए दलों की हिस्सेदारी बढ़ेगी? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक चुनावी साल होने की वजह से कैबिनेट में सहयोगी दलों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। 2019 के चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में एनडीए कोटे से 5 मंत्री शामिल थे। वर्तमान में 3 मंत्री भी अभी शामिल हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2 से 3 और मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अब कैबिनेट में महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु के सहयोगियों को तरजीह यानी कि तवज्जो उन्हें ज्यादा मिलने की चर्चा है। संभावित नाम, पॉसिबल नामों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहला, चिराग पासवान। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान वर्तमान में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं। 2021 में ही चिराग के कैबिनेट में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन चाचा पशुपति पारस ने पार्टी छोड़कर बाजी मार ली। बिहार के नए समीकरण को देखते हुए चिराग की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। दूसरे, प्रफुल्ल पटेल। एनडीए की मीटिंग में शरद पवार के भतीजे अजित भी शामिल होंगे। अजित हाल ही में चाचा से बगावत कर महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए हैं। अजित की बगावत के बाद ये चर्चा तेज है कि प्रफुल्ल पटेल को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तीसरे, राहुल शेवाले। मोदी कैबिनेट के संभावित विस्तार में शिवसेना शिंदे गुट के राहुल शेवाले भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवाले सदन में शिवसेना संसदीय दल के नेता भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एकनाथ शिंदे ने बीजेपी हाईकमान से 3 पदों की डिमांड रखी है। हालांकि नए समीकरण के लिहाज से 3 पद मिलने की संभावनाएं कम ही हैं। संयुक्त शिवसेना से अनंत गीते और अरविंद सावंत मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। चौथे, एम थम्बी दुरई।
लोकसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर एम थम्बीदुरई भी मोदी सरकार में मंत्री बनने की चर्चा जोरों पर है। थम्बीदुरई AIADMK कोटे से मंत्री बन सकते हैं। थम्बीदुरई अगर मंत्री बनते हैं तो पहली बार मोदी सरकार में तमिलनाडु के किसी क्षेत्रीय पार्टी को सरकार में जगह मिलेगी। 5वें, अगाथा संगमा। मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुकी अगाथा संगमा के भी कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा है। अगाथा नेशनल पीपल्स पार्टी कोटे से मंत्री बनाई जा सकती हैं। NPP पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल और मेघालय में काफी सक्रिय है। इन सभी राज्यों में लोकसभा की 5 सीटें हैं। बता दूं कि 2014 की तुलना में 2019 के कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों की संख्या कम हो गई थी। 2019 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से रामविलास पासवान, शिवसेना से अरविंद सावंत, अकाली दल से हरसिमरत कौर और RPI से रामदास अठावले को ही जगह मिली। JDU समेत कई सहयोगी दलों ने अनुपातिक भागीदारी की मांग की है, ना कि टोकनिज्म की। इन दलों का कहना था कि सांकेतिक हिस्सेदारी देकर बीजेपी सहयोगियों का अपमान कर रही है। कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्या है नियम, इस पर आते हैं। तो नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री समेत केंद्र सरकार में कुल 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में 78 मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं। सिर्फ 3 पद रिक्त हैं, वेकेंट है। पिछली बार कैबिनेट विस्तार में 12 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था। 36 नए मंत्रियों का उस वक्त शपथ ग्रहण हुआ था, जबकि 7 मंत्री प्रमोट किए गए थे। हालांकि इस बार ज्यादा स्पेस नहीं है। नए मंत्री बनाने के लिए पुराने मंत्रियों को हटाना होगा। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाने की बजाय विभागों में पर कतरे जा सकते हैं। तो ये तो थी समीकरण की पूरी गणित, पूरी कहानी। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के एनालिसिस देखने के लिए अनकट के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दे इजाजत, मैं हूं साहिबा खान।